शायद वो बेहतर चाय बना रही है। क्यों कंपटीशन करना है? आपकी ज्यादातर प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि फॉर्मूले आपको याद नहीं है। अब दो काम आप एट अ टाइम कर रहे होते हैं, फॉर्मूले भी याद कर रहे होते हैं और डाटा भी क्वेश्चन से पिक कर रहे होते हैं। तो एक काम हम अपना आसान करेंगे, हम फॉर्मूले लिख के सामने हाथ में रख लेंगे। ठीक है, फॉर्मूले लिख के हम हाथ में रख लेंगे। उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अजान हो रही है, एक मिनट ठहर जाए। लिखें जी आप मेरे साथ साथ फॉर्मूले, मैं भी खामोशी से लिख रहा हूँ, अजान हो रही है। कल वाले ही फॉर्मूले हैं। जी ये एक पेज पर फॉर्मूले लिखें, आपसे रिक्वेस्ट है। और ये आपने इस पूरे टॉपिक को, खास तौर पर जब आप ये सिंगल प्रोडक्ट सीवी भी कर रहे हैं, तो आपने ये फॉर्मूले अपने पास रखने हैं। ये दो फॉर्मूले कवर हो गए। हाँ जी, ये एक पेज पे आ जाने चाहिए, ज्यादा पेजेस पे ना जाए, और ये पेज आपने रजिस्टर से निकाल लिया होना चाहिए। बस भी गुफ्तगू नहीं। हाँ जी, हाँ जी, यही थे। लिखे बेटा, पेज पे लिखे, बैठना नहीं। मैंने सबको कहा है कि आप अपनी पेज रजिस्टर से निकालें
और उसके ऊपर ये फॉर्मूले लिखें। सब बच्चे ये कर रहे हो, को बैठ के देख ना रहा हो मुझे, मेरी टाइपिंग स्पीड है ना, देखें। ठीक है, आपकी से रिक्वेस्ट है, लिखें, इसका आपको भी फायदा है, आहिस्ता आहिस्ता देख देख के याद हो जाएगा। इंसान का दिमाग इमेजेस स्टोर करता है। बचपन में आपको ए फॉर एप्पल जब पढ़ाया जाता था तो एप्पल दिखा के लाल कलर का, तब आप स्टोर करते थे अपने दिमाग में कि अच्छा लाल कलर यही भी चीज है, एप्पल ही है। चाहे अब वो आपको हार्ड बॉल दे दे तो आपके लिए तो वो एप्पल ही है, आप मुंह में ही डालेंगे उसको बचपन में। जी चले जी, ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने। इसमें अब जो काम की बात है, जो चीज़ है वो बार बार रिपीट नहीं होगी, जो ऊपर लिख लिया एक दफा पर ठीक है, बस बातें नहीं। हाँ, ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ये सीएम रेशियो भी कहते हैं, इसी को सीएस रेशियो भी कहते हैं, इसी को पीवी रेशियो भी कहते हैं, ये नाम है उसके। सीएम का मतलब है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, सीएस का मतलब है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, टू का मतलब होता है डिवाइड, सीएस का क्या मतलब है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। जी हाँ, नहीं नहीं, ये रेवेन्यू होगा, बी ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू, सॉरी, वो आप जरा अलर्ट रहे ना। हाँ, गलती हो सकती है क्योंकि मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट किया। हाँ, यहाँ पे भी सेल वॉल्यूम नहीं आएगा, सॉरी रेवेन्यू आएगा, मैंने ऊपर चेंज कर दिया, यहाँ नहीं चेंज किया। अच्छा, ये नाम जरा नोट कर लें, ये कल नहीं ना बताए थे। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो का दूसरा नाम क्या है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, यानी कंट्रीब्यूशन सेल का कितने परसेंट है, सी मतलब कंट्रीब्यूशन, एस का मतलब, और स्लैश का मतलब डिवाइड है, टू। डिवाइड को टू भी पढ़ते हैं रेशियो की जबान में, 1:2, 1:3 भी कहते हैं उसको, 1:3 को। अच्छा, क्या ये याद रह जाएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, अगला नाम क्या है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, पीवी, यही लिखा हुआ आएगा, पीवी, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, लिखा यही आएगा पीवी, लेकिन अगर वो पूरा नाम दे दे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो तो परेशान नहीं होना, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो को ही कहते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये तीनों के नाम लिख लेंगे अब आप खुद, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, हाँ जी, इसका क्या नाम है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, या कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं, लेकिन वो तो इसकी एक्सप्लेनेशन है। और ये पीवी रेशियो का क्या मतलब है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या कहते हैं। ठीक है, ये नाम हमने कल नहीं पढ़े थे। हाँ जी, ये एक पेज पर अभी तक हाफ पेज इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आपकी राइटिंग इतनी, आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, ये सारे फॉर्मूले तो एक सफे पे आने ही नहीं, एक सफा, एक सफे की फ्रंट साइड सिर्फ, बैक साइड नहीं। तो अगर आप इसको फैला फैला के लिख रहे हैं तो वो चले, फिर आपको 2 सफे यूज करने पड़ेंगे, 1 पेजर होना चाहिए, 1 पेजर। चले जी आगे, ये तो हम नहीं लिखेंगे दोबारा, ये वाली चीज तो, ये बुलेट तो उड़ा दूंगा। हाँ हाँ, ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो थी, इसको निकालने का क्या फॉर्मूला पड़ा था कल, वो कंट्रीब्यूशन निकालने का भी हम लिख लेते हैं, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये शक्ल में लिखता होता हूँ, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन ही है, ये जो ब्रैकेट निकलेगी, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, सेल प्राइस से। ठीक है, ये किस चीज का फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो का, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस। आपने तो ऐसे लिखना है कि आप ये डिवाइड इस तरह लिखने की बजाय डिनोमिनेटर में ले आए, तो आपको फिर ऐसे लिखना है ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, सीएम रेशियो या सीएस रेशियो का फॉर्मूला, ये बातें कल नहीं पढ़ी, कुछ पढ़ी हुई हैं,
एक आधी बात, ये वाली हमने नहीं पढ़ी थी, ये जो ये वाला है ना, ये जिसको मैंने अभी सेलेक्ट किया, ये हमने नहीं पढ़ा था कल, हमने बस पढ़ लिया था लेकिन नाम नहीं पढ़े थे ये। चले जी आगे। कल के मुताबिक हमने 4 फॉर्मूले कर लिए। कंट्रीब्यूशन का अलहदा फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है, वो उसी के अंदर आ गया, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और सीएम रेशियो का अलहदा फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है, वो भी इसी के अंदर कवर हो गया। किताब ने अलहदा फॉर्मूले बताए होंगे, क्योंकि सीएम रेशियो सेपरेटली मांग ले ऐसा कम ही होगा। ठीक है, यहां पर एक सवाल करते हैं बच्चे, जो कि कल आप में से भी कुछ कर सकते थे लेकिन आपने कल किया नहीं, कल हम डेरिवेशन में मसरूफ थे। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये आपने सेल प्राइस पर यूनिट लिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिया है, सर अगर सारा डाटा टोटल में दिया हो, यानी आपको टोटल सेल्स दी हुई है, सेल रेवेन्यू, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दी है, और वो पर यूनिट पे कन्वर्ट भी नहीं हो सकती, डाटा ही नहीं है, तो सर टोटल के से कैसे करेंगे? क्या ये फॉर्मूला टोटल फिगर्स के लिए भी लग सकता है? यानी टोटल सेल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल सेल रेवेन्यू। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। अभी ये एग्जांपल ही लिखनी है आपने, इस पेज पे एग्जांपल कोई नहीं होनी चाहिए, ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर हमारी सेल प्राइस है, कल वाली वो सेल प्राइस पर यूनिट थी, मेरा ख्याल है 50 रुपए, 50 रुपए पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या थी कल हमारे वाले, 40 रुपए। तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 50 माइनस 40, ठीक है, 10 रुपए पर यूनिट। और सीएम रेशो क्या आएगी फिर हमारी, 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 50। तो ये मेरा ख्याल है 10 तकसीम 50.20, जिसको हम 20% कह सकते हैं। ये मैंने पर यूनिट डेटे से किया है। यही सवाल जैसे हमारे कल एग्जांपल में 3000 यूनिट दिए हुए थे, तो अगर मैं आपको कहूं जरा चलो 3000 यूनिट से टोटल में करके देख लेते हैं, तो टोटल सेल्स रेवेन्यू, जी टोटल सेल्स रेवेन्यू, हाँ जी टोटल सेल्स रेवेन्यू वो है हमारा 50 पर यूनिट इंटू 3000 यूनिट से ना बजटेड सेल में, बजटेड डाटा लेके, तो मेरा ख्याल है 150 आता है, चेक करें, 3 और 1 4 15, हाँ ठीक है। अच्छा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं, किसको किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 इंटू, ये आपने करना नहीं, ये मैं आपके लिए सिर्फ आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि क्या ये आंसर सेम आते हैं कि नहीं। तो 1,20,000। अच्छा अगर हम सीएम रेशो का फॉर्मूला लगा ले, टोटल सेल पर यूनिट की बजाय नहीं, टोटल सेल 1,50,000 माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 की सेल, तो जरा चेक करें क्या आता है आंसर, 0.20 विच इज इक्वल टू 20%। तो हेंस प्रूव्ड, बस साबित हो गया कि एक्चुअली पर यूनिट से सीएम रेशियो निकाल ले या टोटल रुपीस के डेटे से निकाल ले, आंसर विल बी, वजह क्या है, एक्चुअली वजह यह है कि ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर दोनों सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, विच इज 3000 यूनिट। ये देखे ना आपका ऊपर ये जो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट वाला फैक्टर है, ये भी 3000 से जरब खा रहा है और नीचे वाली फिगर भी, तो वो 3000 से क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कैंसल आउट, मैथ है। यानी टोटल में जब आप करते हैं ना, तो टोटल के अंदर जो वॉल्यूम होते हैं वो डिवाइड होने में वो आपस में खुद ही कैंसल आउट हो जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? आ रही है तो ठीक है, नहीं भी समझ आ रही तो आंसर तो आ गया ना। इसका मतलब है कि अगर हमने सिर्फ इतना फॉर्मूला लिखा था कल, या नहीं लिखा था, आपने सवाल किया था, तो इसको रेक्टिफाई कर ले या अपने फॉर्मूलों को और इम्प्रूव कर लें कि ये तो टोटल से भी आ सकता है। ये किससे आ सकता है? तो सीएम रेशियो का टोटल से क्या फॉर्मूला बनेगा,
टोटल से भरेगा, टोटल सेल्स रेवेन्यू, सेल प्राइस नहीं, टोटल में रेवेन्यू कहते हैं उसको। टोटल सेल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डे, और नीचे क्या आ जाएगा। तो कई बच्चे कहते हैं सर अगर हमें टोटल से निकाल दें तो नंबर कोई नहीं काटेगा, कोई काटेगा नहीं, मैथ है ये, क्यूएम से निकला है ना ये टॉपिक। तो एक ही चीज को करने के ना दो दो तीन तीन चार चार तरीके भी हैं। आप आई गैप का सोल्यूशन देखेंगे उसने कोई और शॉर्टकट लगाया होगा, आप मेरे पास उठा के ले आएंगे सर ये क्या है। तो हम सारे आई कैप के सारे शॉर्टकट तो याद नहीं ना कर सकते, इतना तो क्यों मुझे भी नहीं आता जितना कि आई कैप को आता है। तो इसीलिए हम अपने फॉर्मूलों तक ही रहेंगे, हमारे फॉर्मूलों से सारे सोल्यूशन हो जाएंगे, तो हमें क्या जरूरत है आई कैप को छापा लगा के अपने आप को डिप्रेस करने की। जी ये मुकम्मल हो गए। ये कितने फॉर्मूले थे, एक्चुअली ये मैंने 2 कराए हैं, लेकिन ये एक्चुअली कल वाले 4 फॉर्मूले मुकम्मल हो गए हैं। हमने कुछ नहीं पढ़ा आज, सिर्फ एक सफे पे फॉर्मूले लिख रहे हैं जो कि आपने भी लिख लिए, कोई एक आधी चीज एडिशन किया है। अच्छा इसके बाद था मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो उसमें भी 2 थे। हाँ जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिंपल भी आ सकता है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो भी आ सकता है, क्या कहते हैं उसे, रेशो भी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो या मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज, परसेंटेज भी लिख देता है। मार्जिन ऑफ सेफ ओहो सॉरी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो या मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज। जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या फॉर्मूला था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या फॉर्मूला था, एमओएस कहूंगा इसे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इज इक्वल टू बजटेड सेल यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल यूनिट्स। और अगर रुपीस में निकालना चाहते हैं तो एमओएस बजटेड सेल्स रेवेन्यू, अगर रुपीस में निकालना चाहते हैं, डाटा ही नहीं है, तो ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू। दोनों एक्सेप्टेबल हैं डिपेंडिंग अपॉन द डाटा। अगर दोनों निकल सकते हो तो फिर वो खुद बता देता होता है कि इसमें निकालो। ये ऊपर वाले में और नीचे वाले फॉर्मूले में ना कोई फर्क नहीं, बस सिर्फ जवाब किसमें एक्सप्रेस हो रहा है, एक दफा यूनिट्स में और एक दफा यहाँ यूनिट्स में आएगा। और इधर कल मैंने इतना तोड़ा क्यों नहीं था, क्योंकि कल हमें जरूरत ही नहीं थी, हमने कल बेसिक फॉर्मूला समझना था। आज हमने उसकी सारी वैरायटियां वरूटियां लिख ली ताकि हमें मसला ना आए। चलें इधर बताएं जी क्या फॉर्मूला था। हाँ जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी लिख सकते हैं, तो मैं लेकिन फॉर्मूला क्या लिखता हूँ, MOS रेशो इज इक्वल टू बजटेड सेल यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल यूनिट्स, और ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है ऊपर, डिवाइडेड बाय क्या करता हूँ, डिवाइडेड बाय करता हूँ बजटेड सेल यूनिट्स। और अगर कोई बच्चा यूनिट से ना करना चाहे तो रेवेन्यू से भी हो सकता है, सेम फॉर्मूला रेवेन्यू के लिए लग सकता है, आंसर विल बी सेम, आंसर विल बी सेम। बजटेड सेल रेवेन्यू ब्रेक इवन सेल, BES का मतलब हमारे इसमें पूरे ब्रेक इवन सेल, और ये बजटेड सेल रेवेन्यू। ले जी ये एक सफा, मेरा तो ये शीट पे आधा सफा ही हुआ है, ये को मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी थोड़ी सी, तो मैं उन्हें कहूंगा कि आज ये ड्राइव पे रख दे ताकि आप इसको प्रिंट भी निकलवाना चाहें तो निकलवा लें, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी राइटिंग होती है। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी थी। जी जनाब। सर जी कैसे आपने बताया कि डिसीजन मेकिंग में ओनली लिमिटिंग फैक्टर का पर यूनिट, सर जी जैसे कि आपने बताया कि डिसीजन मेकिंग में ओनली लिमिटिंग फैक्टर को पर यूनिट पे करेंगे, इस टॉपिक को भी टोटल में, अब इसमें क्योंकि यूनिट्स निकालने हैं, यूनिट्स निकालने हैं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे ज्यादातर चलता है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे चल नहीं सकती, मार्जिनल कॉस्टिंग है, तो इसमें जरा खिचड़ी है। इसमें टोटल में कुछ कॉस्ट लेके चलनी होती है, कुछ कॉस्ट किसमें लेके चलनी होती है, यानी इसमें मैं ना कोई फिक्स नहीं कर सकता यार, ये थोड़ी सी, क्योंकि ये खुद एक मैथ का टॉपिक है,
तो अब आपको फॉर्मूला टू फॉर्मूला देखना पड़ेगा। मैं खुद लिखवा रहा हूँ क्लियरली, देखो ये साथ लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये मुझे भी थोड़ी एम्बिग्विटी होती थी इसमें। समझ आ रही है? ठीक है जी आदिल साहब जी, बिल्कुल। ये देखे ना, मैंने जानबूझ के लिखा है, मैं खाली फिक्स कॉस्ट भी तो लिख सकता था, टोटल क्यों लिखा है? ताकि अब आप इसमें ना दोनों तरह का डाटा मिक्स इस्तेमाल हो रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको याद पूरा ही करना है। खाली फिक्स कॉस्ट याद ना करना, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ये साथ याद करने हैं आपने। ठीक है, चले जी आगे। अच्छा, पूरा हो गया सफा? कुछ बच्चे कॉन्टिन्यूसली बातें कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। उस्ताद एक रूहानी बाप होता है, और पापा की भी बात सुन लेते हैं। ठीक है, अपनी अपनी नहीं मारी जाएगी, बल्कि ओरिजिनल पापा से ज्यादा सुननी है तो कामयाबी है भाई। CH। अच्छा आगे चलते हैं जी। एक बात जो मैंने आपको नहीं बताई थी कल, क्या मुझे आज बता दीजिए। हाँ, 2 गोल्डन रूल हैं इस चैप्टर में अपनी जान छुड़ाने के। क्योंकि चैप्टर में मैथ है, मैंने आपको कहा ये फॉर्मूले नहीं मसला करेंगे। मसला क्या करेंगे? फॉर्मूलों के लिए सवाल में से डाटा पिक करना। तो 2 गोल्डन रूल हैं, ठीक है, 2 गोल्डन रूल हैं जो कि इसी पेज पे लिखेंगे या इसकी बैक साइड पे लिख लें। गोल्डन रूल नंबर 1, इसके बगैर सिल्वर रूल भी हो सकते थे। तो 2 गोल्डन रूल्स हैं, प्लाटिनियम भी कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है। 2 गोल्डन रूल्स हैं जी। रूल नंबर 1 क्या है? इसके बगैर आप इसमें कामयाब नहीं होंगे। हाँ जी, 2 गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल नंबर 1 कि अगर आप सवाल को हल करने के लिए डाटा ढूंढ रहे हैं तो क्वेश्चन में से क्या चीज ढूंढी जाए। कुछ बच्चे फॉर्मूला लिख के एलिमेंट्स ढूंढते हैं, मैंने ये रट्टा लगा लिया हुआ है कि क्वेश्चन में से 3 चीजें कम से कम, कभी कभार 4 भी, 3 चीजें जो बच्चा निकाल लेगा उसका सवाल सीधा है। उसका कोई भी फॉर्मूला लग सकता है CVP का। क्वेश्चन में से कितनी चीजें निकाले? 3 या कम से कम 4, और कभी कभार 4 भी। कम से कम 3 है, ज्यादा से ज्यादा अगर निकालनी है तो वो 4। तो गोल्डन रूल नंबर 1 ये है। और इस रूल नंबर 1 के भी 2 हिस्से हैं, वो मैं 2 हिस्से अभी बता देता हूँ। लेकिन ये पहला हिस्सा ज्यादा आता था माजी में, इस वक्त ये राइट हैंड साइड वाला आता है। अगर आपको क्वेश्चन का डेटा रुपीज में भी गिवन है, रुपीज में भी, एंड वॉल्यूम में भी, यानी प्रोडक्ट का वॉल्यूम, यूनिट्स दिए हुए हैं, पैकेट्स दिए हुए हैं, क्वांटिटी दी हुई है प्रोडक्ट की। अगर डेटा रुपीज एज वेल एज वॉल्यूम में दिया हो, सॉरी, ये पुराने सारे सवाल ऐसे ही थे, रुपीज एंड वॉल्यूम। अगर आपको रुपीज एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन में डेटा नजर आ रहा है या वॉल्यूम निकल सकता है, तो फिर क्वेश्चन में 3 चीजें मस्ट हैं। एक, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में टोटल फिक्स कॉस्ट ढूंढनी है। नहीं दी हुई तो पूरी करो, जमा करो, अलग-अलग दी होगी इकट्ठी करो। सबसे पहले क्या पूरी करनी है? इसको अप्रोच कहते हैं। ये सवाल को टैकल करने की अप्रोच है। एक्चुअली ये गोल्डन रूल आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सवाल में घूम ना जाए, आप सिर्फ एक चीज पे फोकस करें। अगर मुझे रुपीज का और कुछ यूनिट्स का डाटा दिया हुआ है, बाज़ दफा यूनिट्स का बिल्कुल डाटा नहीं होता, सारा डाटा रुपीज में होता है या परसेंटेजेस में होता है, वो ये केस है रुपीज एंड परसेंटेजेस। आजकल ये आ रहा है, इसीलिए पुराने सवाल आसान थे। आजकल वाले सवाल इसलिए मुश्किल है कि रुपीज और परसेंटेजेस में घुमाया जाता है। वॉल्यूम यूनिट्स देने की बजाय क्या देता है? तो फिलहाल हम उसकी तरफ नहीं जा रहे अभी, मैंने अभी वो कराना भी नहीं, मैं कराऊंगा, लेकिन पहले ये तो थोड़ा कर लेना ग्रिप, फिर अगर आप ये ग्रिप कर लेंगे फिर वो आसान लगेगा। तो सबसे पहली चीज इसमें आपने सवाल में से क्या ढूंढ रही है बेटा? अगर उसने आपको टोटल फिक्स कॉस्ट दी है तो ठीक है, नहीं दी हुई तो आपको सब फिक्स कॉस्ट जमा करनी पड़ेगी। वो कौन कौन सी फिक्स कॉस्ट थी जो हम जमा करते हैं? सारी फिक्स एफओएच, फिक्स सेलिंग, एडमिन, सैलरी, रेंट, और वो जो मैं पहले दिन बता कर आया हूँ, इंश्योरेंस, लाइसेंस फी, कोई भी खर्चा जो पर एनम दिया, वो मैंने बताया ना पहले दिन का लेक्चर, जाके उसको रट्टा लगाओ कि वो कौन कौन से खर्चे हैं जो फिक्स कॉस्ट में लेने हैं। आई कैप का एक फेमस पॉइंट है, वो लोन का इंटरेस्ट देता है और बच्चे वहाँ छोड़ आते हैं। हालांकि इंटरेस्ट ऑन लोन को हम यहाँ पे फिक्स कॉस्ट में लेंगे क्योंकि हर साल देना ही देना है, चाहे काम हो या ना हो, मुनाफा हो नुकसान हो, देना ही देना है 5% इंटरेस्ट।
अच्छा, टोटल फिक्स कॉस्ट सबसे पहले ढूंढनी है और हर किस्म की फिक्स कॉस्ट ऐड करनी है। उसके बाद दूसरी चीज आपको ढूंढनी है सेल प्राइस पर यूनिट टोटल नहीं, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हर किस्म की वेरिएबल कॉस्ट। ये तीन चीजें मस्ट हैं। अगर आप सवाल में ये तीन चीजें पूरी कर लें तो आपका सवाल हर फॉर्मूला हो सकता है सिवाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी के, क्योंकि उसमें बजटेड सेल चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? बजटेड सेल। ठीक है, तो ये तीन चीजें मस्ट है, चौथी मस्ट नहीं है, मिल गया तो अच्छा है, और वो है बजटेड सेल वॉल्यूम। बजटेड सेल कहते हैं, चले वॉल्यूम भी हो सकता है रुपीज भी। ये तीन चीजें मस्ट हैं इसके लिए, और ये चौथी वाली तब चाहिए जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो सवाल में, नहीं तो नहीं चाहिए। ऊपर वाली तीन चीजों के बगैर ब्रेक इवन नहीं आ सकता, ऊपर वाले चार फॉर्मूले नहीं लग सकते, ऊपर वाले ये चार फॉर्मूले नहीं लग सकते। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए आपको ये चीज चाहिए, तो चलो हम कह देते हैं चार चीजें। क्या ये चार चीजें हम निकाल लेंगे? इधर वैसे क्या चाहिए होता है, इधर दो ही चीजें चाहिए होती हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट और दूसरी चीज चाहिए होती है सीएम रेशो। बस वो बाद में बात करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट और सीएम रेशो, ये दो चीजें चाहिए। उसमें वॉल्यूम शॉल्यूम मिलेगा नहीं, और ना दिया होगा, ना ढूंढने की जरूरत है, बेवकूफ़ी है अगर हम वॉल्यूम ढूंढे। तो इसमें दो चीजें ढूंढनी होती हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट और दूसरी चीज ना हो तो इसको पूरा करो पहले। जो बच्चा ये पूरा करेगा उसका सवाल फिर आगे हल होगा, और जो बच्चा फाइनल फॉर्मूले के पीछे घूमता रहेगा वो डाटा पूरा ही नहीं होगा, तो सवाल हल नहीं हो सकता। तो ये गोल्डन रूल नंबर 1 था, अभी 2 नहीं बताया मैंने, बस बाकी बात करेंगे गोल्डन रूल नंबर 2 की तरफ। तो ये दो गोल्डन रूल हैं, दो रूल्स हैं, तो रूल नंबर 1 मैंने बता दिया। अभी मैं जितने सवाल करवा रहा हूँ कल भी जो आपको दिए थे उनमें सारों में रुपीस का डाटा भी है, और यूनिट्स का कहीं ना कहीं जिक्र है, या यूनिट्स निकल सकते हैं डिवाइड करके जैसे कल हमने निकाले थे। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चंस की तरफ। बस ये पेज आपने रख लेना अपने पास अभी, ठीक है, ये याद रह जाएगा। अब आज जो हम भी क्वेश्चन करेंगे उसमें पहले ये चार चीजें पूरी करेंगे या तीन। ये जो बजटेड सेल है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए है जी, इसके साथ स्टैरिक है। किधर किथे गया स्टैरिक? हाँ, ये सिर्फ एमओएस के लिए है। एक्चुअली आपको एमओएस के लिए चाहिए ये, मेनली किसी और मकसद के लिए भी मांग सकता है, लेकिन प्राइमरीली एमओएस के लिए चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए। लेकिन ऊपर वाली तीन चीजें मस्ट हैं, कंपल्सरी है, कंपल्सरी डाटा है टू सॉल्व योर सीवीपी क्वेश्चन। सेल टोटल में नहीं, सेल प्राइस पर यूनिट में, और वेरिएबल कॉस्ट भी। चलो चले जी आगे, आ जाए जी सवालों की तरफ जो आपको दिए हुए थे। अब ये आप समझ लें आपके चैप्टर का जो एरिया था वो हमने कुछ हद तक उसको प्रॉब्लम्स को आपकी सॉर्ट आउट किया है। अच्छा, रख के भूल जाता हूँ चीजें, अब मैं वो रख के भूल जाऊँ। ये ऊपर खड़े होकर देखना, मैंने यहाँ तो नहीं रख दिया पेन, इतनी जेबें हैं। गिर गया? अच्छा ठीक है, थैंक यू जी। बेटा आ जाए जरा, कल जो आपको क्वेश्चन दिए थे किए किसी बच्चे ने? कौन कौन से थे? 2, 3, 5, 6। हाँ जी, सबसे पहले क्लियर ये बताएं कि क्या इन सारों को हल करने की जरूरत है कि डिस्कस कर लें? टाइम जरा बचाना चाह रहा हूं मैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आए जरा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 पर आए। 3 में इशू है, 3 में होता है हर दफा, पूरी आपसे पिछली नस्लों को भी था और आपसे आगे आने वाली नस्लों को भी है, वो बता देते हैं। बाकी चलो 2 में कोई मसला नहीं, दिखाना जरा। इसमें वो देखो क्या आपको वो तीन चीजें दी हुई है 2 में, तीन, कम से कम तीन। वेरिएबल कॉस्ट अलग-अलग दी हुई थी, अच्छा टोटल भी दी हुई है, सामने दी हुई है वो तीन चीजें। फिक्स कॉस्ट टोटल भी दी हुई है, सेल प्राइस पर यूनिट भी दी हुई है। तो ये डाटा सीधा सीधा दिया है, देर इज नो मिसिंग डाटा। मिसिंग डाटा प्रॉब्लम करेगा, मिसिंग
मिसिंग इन्फॉर्मेशन को आपने पहले कंप्लीट करना होगा। ये जो मैं पीछे बता कर रहा हूँ एक्चुअली उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी जिसको आपको पूरा करना होगा। तो मेरा नहीं ख्याल क्वेश्चन नंबर 2 में कोई इशू है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। तो वो पढ़ने की देर है, आपको उम्मीद है समझ आ जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। इतने तो आप सवाल कर चुके हैं अब कि क्वेश्चन जब मैं पढ़ूंगा तो आपको पता चल जाना है कि अच्छा सर ये बताना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्यों बातें कर रहे हैं आप किसी और क्लास से आए हुए हैं? इसी क्लास का हिस्सा है? हम्म, क्या कहते हैं? खामोशी इख्तियार करें। आप थाईलैंड से कोई चीज इंपोर्ट करने की बातें तो नहीं कर रहे? लोग बेबी गारमेंट्स मंगवाते हैं। की कहते हो? और मैं क्या कोई कराची ते पोर्ट ते ਤੁਹਾਡਾ कोई समान पे है तुसी परेशान हो? कस्टम पै रहे हैं। इधर आ जाओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 पर देखें, बस बातें नहीं करें, कॉन्टिन्यूसली डिस्कशन की आवाज आ रही है, किसी एक ने जुगत पै जानी है। अभी थाईलैंड में मैं पहुंचा हूँ, अगली बात तो मैंने की नहीं। तैयार हो गए? कान लाल हो जाए। आप सब आए हैं? नहीं आए और जड़े आवाज लाने थे। अच्छा, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से मस्त सवाल आता रहा है माजी में, एक दो टाइम छोड़िए। अगर आप पिछले 18 टाइम उठाएं तो 15-16 में मिलेगा ये सवाल। तो आप इसको समझ लें तकरीबन मस्त ही है। अब तो शायद मस्त ही हो, क्योंकि जो चैप्टर निकल गया ना उसके बाद ये मुझे लगता है इसमें से मस्त क्वेश्चन होगा। क्योंकि माजी में भी ये मस्त आता रहा है, एक दफा उसने हिलाया कि बच्चे पक्के ही ना हो जाए, क्योंकि वो गेस करते रहते हैं ना, हमें आदत हो जाती है, हम भी बताते हैं यार ये मस्त आता है इसको जरूर करना। तो वो उसने एक आधी दफा हमें भी थोड़ा चक्कर दिया एक ऐप ने, लेकिन ये मस्ट ही है, समझ लें। अच्छा देखिए क्या कहता है वो क्वेश्चन में, कहता है वेरीफाई द ओपिनियन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट का व्यू आपने वेरीफाई करना है। पीक्यूआर कंपनी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ई इन 1000 यूनिट्स बैचेस, ये हजार के यूनिट्स में के बैचेस में प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट का नाम है ई, एंड सेल देम इन 100 यूनिट पैक, और ये इसको बेचते क्या है 100 यूनिट का पैकेट बनाकर। ठीक है, कॉस्ट डेटा ऑफ द सेड प्रोडक्ट इज एज अंडर। रॉ मटेरियल, जी रॉ मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट। तो ये रॉ मटेरियल के केजी दिए हुए हैं, ये तो क्वांटिटी दी है। नीचे रॉ मटेरियल की क्या दे दिया है, हमें पता है क्यू इंटू पी करना होता है। अच्छा, उतने गल्ले गल्ला बैचेस की पैकेट्स की कर रहा था, इधर सारा डेटा पर यूनिट दिया हुआ है, तो ये इंफॉर्मेशन यूजलेस है, कुछ नहीं करना इसका, तंग करने के लिए दी हुई है। नीचे आप सारा डेटा देखेंगे ना तो पर यूनिट दिया होगा सिवाय फिक्स कॉस्ट के। चलो आगे चलो, कितने केजी लगता है 42 केजी पर यूनिट, और रॉ मटेरियल की प्राइस क्या है 37 रुपए पर केजी होगी। अगर आप एनुअली कितने मिलियन बाय करें 3.5 मिलियन केजी, और अगर आप 3.5 मिलियन केजी से ज्यादा बाय करें तो फिर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम कितनी बाइंग कर रहे हैं उसके लिए अभी देखना पड़ेगा। आगे चलें। डायरेक्ट लेबर है 850 रुपए, फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल है 300 रुपए पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड है 500610 पर मंथ। अब कुछ डाटा पर मंथ है, कुछ डाटा मुझे तो लाइक विद लाइक डाटा कर लेते हैं, इसीलिए मैं इसको भी इंटू 12 करके पर एनम में कन्वर्ट कर लूंगा बच्चे। तो आप इसको पर एनम पे काइंडली कन्वर्ट करें जरा। तो पर एनम पे कन्वर्ट करके मुझे बताएं क्या आता है ये। 6007320 पर एनम। चलो आगे चलते हैं।
प्राइस पर यूनिट, ये प्राइस का लफ्ज जब भी आ जाए तो इससे मुराद सेल प्राइस पर यूनिट। हालांकि वो पैकेट की शक्ल में बेचता है लेकिन हमें गर्ज ही नहीं, उसने सारा डाटा किस पे दे दिया है, पर यूनिट पे। आगे वो कहता है करंट प्रोडक्शन हमारी कितनी है, 80,000 यूनिट्स है पर एनम। हाँ जी कितनी है, तो जरा आप चेक करें 80,000 को इंटू 42 करके हम कितने मिलियन खरीद रहे हैं अभी। 3 हम 3.5 से नीचे है ना, इसका मतलब है करंटली हम इस प्राइस पे मटेरियल खरीद रहे होंगे। नहीं वेरीफाई हुआ, मैंने क्या किया है 80,000 केजी को, ओ सॉरी 80,000 यूनिट करंटली हम बनाते हैं, इसको मैंने 42 केजी मटेरियल सस्ता मिल रहा है ना, तो आप चेक तो करें कि अभी हमारा मटेरियल इस्तेमाल कितना होता है, जितना होता है उतना खरीद लिया। इन्वेंट्री तो हम इग्नोर करते हैं, 0। तो कितना आपने मुझे बताया 3 इतना मटेरियल हमें इस्तेमाल होता है, ये चाहिए होता है। इसका मतलब है करंटली हम यहाँ खड़े हैं क्योंकि हम इससे कम क्वांटिटी, अप टू का मतलब होता है इतनी ही या इससे, जैसे सेल पे लिखा होता है अप टू 70%, तो सारी चीजें 70% सेल तो नहीं होती, कुछ 50 है, 50 है, कुछ 40 है, कुछ 60 है, कोई एक दो चीजें 70% है, लेकिन जो एक दो चीजें उन्होंने ऐड में दिया होता है सेल अप टू 70%। अप टू का मतलब होता है 70 मैक्सिमम है, कम भी हो सकती है। ठीक है, अप टू का मतलब समझ आ गया। आगे वो क्या कहता है, कहता है 80,000 यूनिट्स हैं विच इज 100% ऑफ द रेटेड कैपेसिटी। रेटेड कैपेसिटी नॉर्मल कैपेसिटी को कहते हैं, कि यानी नॉर्मली जितना प्लांट काम करता है, ये प्लांट रेटेड कैपेसिटी नॉर्मल कैपेसिटी को कहते हैं। यानी प्लांट अगर नॉर्मली काम करे तो हम 80,000 यूनिट बनाते हैं, ये मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द प्लांट नहीं है, इट इज नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। कहता है फॉर एनी इंक्रीज इन प्रोडक्शन, अगर आपने प्रोडक्शन ज्यादा करनी है या अगर आप करें तो मुझे बताएं मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल होगा कम, मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल होगा क्वांटिटी या कम। जब मटेरियल ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल होगा तो आप ज्यादा खरीदेंगे और आपको प्राइस डिस्काउंटेड पड़ेगी। तो वो कहता है फॉर एनी इंक्रीज इन प्रोडक्शन देयर विल इंक्रीज इन, अच्छा उसने कहा जी अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो आपके फिक्स ओवरहेड 25,000 रुपए पर मंथ बढ़ेंगे, तो इंटू 12 करके 6 लाख रुपए, 3 लाख रुपए पर एनम बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे ये कॉस्ट अकाउंटेंट का व्यू है, जो बंदा जिसको आपने वेरीफाई करना है। अब जो इस पैराग्राफ में लिखा होगा वो हमारे सोल्यूशन की डायरेक्शन तय करेगा। वो कहता है कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी इज ऑफ द व्यू दैट, कॉस्ट अकाउंटेंट का ख्याल है दैट कंपनी कैन अचीव ब्रेक इवन लेवल। ले जी उसने रिक्वायरमेंट बता दी। कॉस्ट अकाउंटेंट का ख्याल ये है कि हमारा ब्रेक इवन लेवल जो है, या कंपनी ब्रेक इवन लेवल अचीव कर सकती है एट लेसर क्वांटिटी, लेसर कहते हैं कम को, कंपनी कम क्वांटिटी बेच के ब्रेक इवन अचीव कर सकती है। बात समझ आई, कंपनी हायर भी लिख सकता था, मोर भी लिख सकता था, लेस की बजाय उसने लिखा है लेसर। वो कहता है कंपनी, अकाउंटेंट का व्यू है कि कंपनी कम क्वांटिटी बेच के ब्रेक इवन अचीव कर सकती है इफ, अगर कंपनी क्या करे, प्रोडक्शन इंक्रीज कर ले ताकि कंपनी डिस्काउंट अवेल कर सके। वो जो ऊपर डिस्काउंट नहीं है, यानी अगर कंपनी डिस्काउंट ले, प्रोडक्शन ज्यादा करे, तो कंपनी का ब्रेक इवन पहले से क्या होगा, कम होगा। आपने इसको वेरीफाई करना है। अब उसने क्वांटिटी की बात की है या रेवेन्यू की, ब्रेक इवन क्वांटिटी की या डिजायर्ड प्रॉफिट वाले की। तो आपको बेटा ब्रेक इवन क्वांटिटी निकालनी है। एक दफा डिस्काउंट, नॉन डिस्काउंटेड, क्या नाम है, ये मटेरियल की प्राइस लेकर, यानी विदाउट डिस्काउंट, और एक दफा, और आपको 2 दफा ब्रेक इवन निकालना है। जब आपने किसी की बात वेरीफाई करनी हो ना, तो उसकी बात से पहले वाली और उसके बाद की बाद वाली दोनों देख लो। अगर उसकी वाली बात सच्ची होगी तो हम कहेंगे व्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इज करेक्ट, और अगर वो नहीं, वो कम ना होने की बजाय उल्टा क्या हो गया, बढ़ गया, तो हम कहेंगे जी कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो सही नहीं कह रहा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू इज इनकरेक्ट। तो सिंपल सा सोल्यूशन है, आप यहाँ पे नो डिस्काउंट या विदाउट डिस्काउंट और विद डिस्काउंट। सवाल में मैंने कहा था कम से कम कितनी चीजें होनी चाहिए, सेल प्राइस पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट,
है लेकिन बिखरी बिखरी है, तो समेटना काम हमारा है। फिक्स कॉस्ट है लेकिन वो भी बिखरी बिखरी है, तो उसको समेट लेते हैं। सेल प्राइस पर यूनिट क्या है जी? 28। अभी पहले नो डिस्काउंट पे कर रहा हूं और लेस, बल्कि चलो वेरिएबल कॉस्ट पूरी करते हैं, बाद में डाटा फिर उसको सॉल्व कर लेंगे जी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो मटेरियल कॉस्ट जी, विदाउट डिस्काउंट में पूछ रहा हूं मैं, मुझे बताएं क्या होगा। मेरा ख्याल है कितने रुपए जी? सवाल का ना समझ आना जरूरी है, फिर आपको पता चल जाता है कि उसको हल कैसे करना है। तो ये कितना आता है मटेरियल? 155 रुपीज पर यूनिट। और लेबर कॉस्ट दी हुई है सीधी सीधी 850। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, ये इकट्ठा करना भी हमारा काम है, ये हम अपना मिसिंग डाटा पूरा कर रहे हैं। कितनी थी वेरिएबल ओवरहेड? 300। और बस मुकम्मल हो गया है। अच्छा जी, इसको प्लस कर लें, वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाती है? 2704। अच्छा जी, टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी क्या थी करंटली? टोटल फिक्स कॉस्ट क्या थी? ये जो 500 मेरा, ये तो इजाफे के बाद है ना, तो 6007, ये मल्टीप्लाई बाय 12 करके, ये पुराना डेटा था। क्या मैं ब्रेक इवन क्वांटिटी निकाल सकता हूं? तो फॉर्मूला तो जरा चेक करें जो आपके पास पेज है। ब्रेक इवन सेल क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये यूनिट्स आ जाएंगे कितने? 38021 यूनिट्स, यूनिट्स 38021। हाँ जी, इसमें कोई मसला मसाइल? बाद में मैं अब चेंज क्या करूंगा, जो रकमें चेंज है बस उसको चेंज कर ले। डिस्काउंट के बाद क्या सेल प्राइस उसने चेंज करवाई है? कितनी कराई है सेल प्राइस? सेल प्राइस, सेल प्राइस नहीं चेंज कराई, वो सिर्फ मटेरियल की प्राइस चेंज हुई है, तो वो कॉस्ट पे इंपैक्ट आएगा। ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, नो चेंज। ये सेम रहेगा, हाँ यहाँ चेंज आएगा, 37 की बजाय इनटू 42 kg 1.8। तो ये वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगी। कितनी आती है? और जमा तो करो पाए ना, 2.8। अच्छा, टोटल फिक्स कॉस्ट ये तो होगी क्या? ओ भाई ये हौसला करो, हेलो, तो मुझे लिखने तो दो पूरा। इसमें वो कहता है फिक्स कॉस्ट में 25,000 पर मंथ इजाफा होगा, तो वो जो 3 लाख का इजाफा है वो ऐड कर लो। वो मैं अभी लिख रहा था, आपने मुझे सांस ही नहीं लेने दिया। तो ये कितना आता है? 6, ये आता है। अब आप चेक कर लें कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था कि वो कॉस्ट अकाउंटेंट कोई बेचारा ना अहल अकाउंटेंट था। वो कहता था ब्रेक इवन कम होगा, जरा चेक करो। $38,934 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली। ये तो कम होने की बजाय ज्यादा हो गया है। 3838886, चलो, लेकिन पहले से बढ़ गया ना। वो कहता था कम होगा, तो आप कहेंगे कॉस्ट अकाउंटेंट व्यू इज इनकरेक्ट, या व्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इज इनकरेक्ट। जी इसमें मसला क्या था जनाब? इन्ना तुसी रौला लोड़ा पांदे हो।
ये बताएं जी। अच्छा 12 मंथ वाला रोला था कि कुछ डेटा पर मंथ दिया हो और कुछ पर एनम हो, या आप सारे सवाल को पर मंथ पे कर लें। ऐसा भी हो सकता था कि आप जो पर एनम थी उसको डिवाइडेड बाय 12 करके, कोई मसला नहीं, नंबर नहीं कटते। ठीक है, फिर ये क्वांटिटी पर मंथ निकल आती, ये पर एनम आई है वैसे, ब्रेक इवन क्वांटिटी पर एनम आई है। जी जनाब, क्या कहते हैं? सोल्यूशन भी ऐसे ही हुआ होगा जो मैंने सोल्यूशन प्रेजेंट किया होगा बैक साइड पे। सर जी क्वेश्चन 4 की रिक्वायरमेंट नंबर 2। अच्छा आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 दिया था तो दिया ही नहीं। अच्छा 4 देंगे आज बेटा, 1 मिनट हौसला करें, जेड़े देते ही नहीं। ये 4 था, 5 नहीं था गाला वाला, ये आज देंगे। अब क्वेश्चन 5 पे आ जाए। हाँ सिंध इंजीनियरिंग वाला, ये असल में दिया था 5। वो तो 5 2 दफा लिखा हुआ है, आप कॉमन सेंस लगा लें, वो जो 5 से पहले वाला 5 लिखा हुआ है एक्चुअली वो 4 था। ये सिंध वाला जो है, सिंध वाला ये था, ये 5 था असल में। ये किया है किसी ने? इसमें भी मसला ये है कि डेटा सारा मिक्स है। अब इसमें भी सवाल में आपको वो चीजें अलहदा करनी पड़ेंगी, अलहदा अलहदा नहीं है। मसलन कल मैं बता देता तो ये हलवा हो जाता आपके लिए। तो आज आपको ये जब दोबारा देखेंगे तो क्या सेल प्राइस पर यूनिट दी है? सिंध इंजीनियरिंग कंपनी बाइसिकल बेचती है 1000 रुपए पर, ये क्या है? सेल प्राइस। 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर, 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर अगर, जो कि नॉर्मल भी है, कंपनी की सेल टोटल कितने मिलियन की है? तो यूनिट्स भी आ सकते हैं, यूनिट्स आ सकते हैं। हाँ जो भी है 180 आ जाएंगे यूनिट्स। सेल प्राइस पर यूनिट दिया है। वेरिएबल कॉस्ट में, ये प्राइम कॉस्ट में होता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और तो ये वेरिएबल होती है। अब प्राइम कॉस्ट उसको ही याद होगी जिसको चैप्टर 1 की बेसिक्स याद है, बाकी तो हमने कहीं नहीं पढ़ी, ये लफ्ज तो पहली दफा आया यहाँ। तो ये चैप्टर 1 का बड़ा इस्तेमाल करता है चैप्टर। तो प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस, और ये वेरिएबल होती है। अब ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है ये सारी मिलियंस में दी हुई है, तो अब आप इसको पर यूनिट खुद करेंगे। फिक्स अलहदा कर लोगे इसमें से, मसलन ये 30 मिलियन है, इसमें से वेरिएबल कितनी है? तो 30 मिलियन के टुकड़े करोगे, 20 मिलियन मेरा ख्याल है बचेगी फिक्स, और 10 मिलियन क्या होगी? लेकिन मुझे इसका पर यूनिट चाहिए वेरिएबल का, मुझे टोटल, तो डिवाइडेड बाय जो यूनिट्स आएंगे। नहीं समझ आई? किया ही। सेलिंग कॉस्ट को भी ऐसे तोड़ेंगे। एडमिन कॉस्ट बताएं, वेरिएबल है फिक्स? लिखा तो नहीं, हमने अपने नोट्स में ये अजम्पशन याद कर लिया है कि एडमिन कॉस्ट के बारे में गाइड ना करे बेटा, तो वो फिक्स ही होती है। इसमें ज्यादातर सैलरी वगैरह ऑफिस के रेंट शेड होते हैं। ये नहीं लिखा हुआ, हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया है एडमिन कॉस्ट। आओ जरा चेक करें, जो हमने सीवीपी का पहला लेक्चर पढ़ा था, क्या हमने उसमें एडमिन कॉस्ट लिखा था? ये देखो लिखा हुआ। एडमिन कॉस्ट क्या होती है? तो ये रूल याद कर लेना, आपकी मेहरबानी, नहीं तो खपते रहेंगे खुद ही, मेरा कोई नुकसान नहीं। जी इस सवाल में किसी का कोई मसला मसाइल है तो पूछे प्लीज। इसका पॉइंट, हाँ पॉइंट नंबर 1 हो गया। अच्छा पॉइंट नंबर 1 किसी बच्चे ने किया है तो मुझे बताओ, सेल प्राइस पर यूनिट कितनी है? 1000 रुपए पर यूनिट। दूसरी असेंशियल चीज, वैसे टोटल फिक्स कॉस्ट पहली होती है, तो अगर किसी बच्चे ने टोटल फिक्स कॉस्ट निकाली हो 45 मिलियन। अच्छा किसी बच्चे ने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली हो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो कमीशन के अलावा है, अदर देन कमीशन, वो कितनी है? 600। ये अब इन्होंने ये 600 कहां से निकाला? इसमें इन्होंने असल में ये शामिल किया है। हाँ ये इन्होंने क्या किया है, ये प्राइम कॉस्ट को शामिल किया है,
इधर से ये 10 मिलियन का पर यूनिट 15 मिलियन, क्या उसको इकट्ठा करके डिवाइडेड बाय एक दफा यूनिट कर। एडमिन कॉस्ट फिक्स होती है, ये कमीशन एंड डिस्काउंट से इकट्ठा लिखा हुआ है, दोनों अलग-अलग 5% नहीं है। जो लफ्ज पहले लिखा होता है उसकी अहमियत है, अगला वाला छोड़ दो। कमीशन एंड डिस्काउंट, जैसे वेजेस एंड सैलरीज में असल लफ्ज वेजेस है, अगले लफ्ज की अहमियत नहीं होती। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट असल पहला लफ्ज होता है। तो कमीशन कितने परसेंट है? तो कोई भी चीज जो परसेंटेज ऑफ सेल पर हो वो भी वेरिएबल है। इसके साथ एक प्रॉब्लम है, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, अगर सेल प्राइस चेंज हो गई ना तो कमीशन 5% बदली हुई सेल प्राइस का लोगे तो वो सेम नहीं आएगी। इसके साथ ये प्रॉब्लम है, अगर सेल प्राइस 1000 की बजाय 900 हो जाए तो कमीशन 900 का 5% लेंगे। अगर सेल प्राइस बढ़ के 1200 हो जाए, एक्चुअली ये रकम, ये धोखे, ये बड़ी टेंशन वाली चीज होती है। कोई भी ऐसी कॉस्ट जो परसेंटेज ऑफ सेल पे आ जाए ना, तो सेल में आने वाली चेंज से वो खुद भी चाहे, वो परसेंटेज तो सेम रहती है लेकिन रकम चेंज हो जाएगी। तो एक्चुअली कमीशन को अलहदा रखना ही बेहतर है। मतलब अलहदा कैसे रखना है, लिखूंगा मैं वेरिएबल कॉस्ट में, लेकिन इसको अलहदा इज्जत देके कि भाई तू साइड पे हो। तो ये वेरिएबल कमीशन को हम अलहदा रखेंगे ताकि ये हमें नजर आती रहे अलहदा अलहदा, कि ये हमें बाद में गलती ना करा दे। तो वेरिएबल कमीशन कितनी आएगी ये आपने मुझे बताई तो है कि 1000 रुपए अभी सेल प्राइस है, उसका कितने परसेंट है? 5%। तो 1000 रुपए का 5% करें तो 50 रुपए, तो ये आपकी 600। मेरा ख्याल है ये पहला पार्ट तो सब बच्चों ने कर लिया होगा। दूसरे पार्ट में आपको क्या प्रॉब्लम है, वो कहता है एक स्टेटमेंट बताएं जिसमें सेल नजर आनी चाहिए, कॉस्ट नजर आना चाहिए, नेट प्रॉफिट नजर आना चाहिए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो ये इनकम स्टेटमेंट बनानी है, मार्जिनल कॉस्टिंग से इनकम स्टेटमेंट बनानी है। और कितनी दफा बनानी है? 3 दफा। ईच ऑफ द फॉलोइंग, पहली दफा जो ऊपर नॉर्मल लेवल पे डाटा दिया हुआ है उसी के ऊपर बेस करके इनकम स्टेटमेंट बना ले, जो 1,80,000 यूनिट्स का है। 1,80,000 यूनिट्स का डाटा है, उसने असल में ये यूनिट्स और सेल प्राइस को चेंज किया हुआ है। पहली दफा तो कोई चेंज नहीं है, वजह यह है कि आगे पढ़ेंगे ना तो वो चेंज कर रहा होगा। ठीक है, तो पहली दफा तो मेरा ख्याल है आप सब लोग कर लेंगे। टोटल सेल क्या आती है? 180 मिलियन, मैं ऐसे थाउजेंड्स में लिख देता हूं, लेस टोटल अदर देन कमीशन और वेरिएबल कमीशन। कमीशन को मैं इधर भी अलग ही रखूंगा। तो मेरा ख्याल है 600 रुपया इंटू 1,80,000, 108,000, और कमीशन जो आएगी 9,000। इकट्ठा क्यों नहीं किया? क्योंकि इस कमीशन में प्रॉब्लम है, आगे सेल चेंज हो रही है। जी लेस करें, क्या आता है? 63,000 लेस टोटल फिक्स कॉस्ट। 45 मिलियन था तो 40, ये प्रॉफिट आ गया पहले लेवल पे 18,000। अच्छा, ये भाईजन कहते हैं सर दूसरे पॉइंट में मसला है, दूसरा हो या तीसरा हो, आपने जो डाटा चेंज करना होता है वो ओरिजिनल क्वेश्चन का चेंज करना होगा, याद रखना है। पहले पार्ट के का डाटा दूसरे में नहीं आएगा जब तक कि वो खुद ना कह दे। अब ये जो दूसरी रिक्वायरमेंट है ना B2, इसमें जो चेंज आएगी वो ओरिजिनल डाटे पे होगी। जो B3 में चेंज आएगी वो भी ऊपर वाले ओरिजिनल डाटे पे होगी। ये बात समझ आ गई है? तो अब उसने कहा है कि अगर सेलिंग प्राइस को कितने % कम कर दिया जाए तो आपका जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल लेवल से, नॉर्मल लेवल जो 180 यूनिट्स था उससे कितना बढ़ जाएगा? 10% बढ़ जाएगा। तो मेरा ख्याल है अगर मैं नीचे आके वॉल्यूम को बढ़ाऊं तो 180 को 10% बढ़ाएं, ये ओरिजिनल डाटा 1,98,000 यूनिट्स, और ये 950 रुपए। तो अब हमारी जो रकमें चेंज होंगी जी, 188,000, 188,100। जी जनाब, तुझे जवाब भी खोले ना। अच्छा,
वेरिएबल कॉस्ट 600 रुपए थी पर यूनिट इनटू 1,98,000 यूनिट्स। 650 नहीं 600, क्योंकि वो चेंज हुई है सेल प्राइस। 11 कमीशन चेंज होगी। अब ये कमीशन कैसे निकलेगी? जो पहले 50 रुपए होती थी ना, अब 950 का 5% होगी, जो कि 47,50 आएगी। 47.5 रुपए की कमीशन है इनटू 1,98,000 यूनिट्स। हाँ जी भाईजान, आपको क्या मसला था इसमें? यही मसला था। अब आप असूल याद रखें, एनी कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल कैन चेंज। any cost which is expressed as a can change in amount if, जो सेल बेस है, if sale is change, अगर सेल चेंज हो जाए, परसेंटेज ने चेंज नहीं होना, लेकिन वो अमाउंट जो है बेचारी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि बेस ही उड़ गई। पहले 5% 1000 का था, वो 1000 ही नहीं रहा, 1000 रह गया कितने पे? 950 की सेल है ना, तो ये टोटल सेल पे निकाल लो या पर यूनिट पे निकाल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये 188,100 का भी 5% कर ले तो वही जवाब आएगा जो यहाँ पे मैं इतना कर रहा हूँ। 188,100 का 5% कर लो या 950 का 5% करके बाद में जरब दे दो, आपका आंसर सेम आएगा। आपको पता है कमीशन इस तरह दोनों तरीकों से निकल सकती है। 188,100 टोटल जो सेल आई है उसका 5% कर लो, या 950 का 5% करो और फिर इनटू यूनिट्स कर लो। यूनिट्स कितने थे? 1 लाख। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं समझ आई? बताओ जी क्या मसला है? अब कितने आता है ये? 9401 9405 एंड सो ऑन। चलो ये इसमें कोई इजाफा नहीं है, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं की तो इजाफा नहीं होगा। जी जनाब। सर ए पार्ट में टोटल प्रॉफिट इंक्रीज तो हुआ है, क्वांटिटी डबल है, लेकिन ये कौन सा ए पार्ट कह रहे हैं? क्वेश्चन 6 में। अच्छा अभी तो 6 तक पहुंचे ही नहीं बेटा। जी बताएं, आपको मेरी बात ये समझ आ गई है? मसला हल है? और कोई इशू? जब मैं अगला पार्ट करूंगा ना तो इसको चेंज नहीं करूंगा, इस वाले को, ओरिजिनल जो था नॉर्मल, नॉर्मल लिखा हुआ है यहाँ, नॉर्मल वो 180, उसको चेंज करूंगा। तो तीसरे पॉइंट में मेरा ख्याल है मेरा वॉल्यूम जो है ना 180 को 20% बढ़ा दूंगा, 1,80,000 को 20% बढ़ाऊंगा और प्राइस को 10% कम करूंगा, तो मेरा ख्याल है प्राइस रह जाएगी 900 रुपया और वॉल्यूम कितना होगा? 216,000। लिख ही नहीं रहा वो। हाँ जी 216,000। हाँ जी आज मैंने आगे कुछ नहीं बताया, आप लोगों के सवाल ही बताए हैं, क्योंकि आज भी आपको काम थोड़ा सा मिलना है, लेकिन आज थोड़ा आसान सा मिलना है। छोटी छोटी सी एग्जांपल दूंगा जो आपके नोट्स में मौजूद है। कल मैंने पास पेपर का एक आधा सवाल की आपको सैर करा दी है, तो ये आसान आसान थे, अब आगे मुश्किल पे लेके जाना है मैंने। ये बहुत आसान आसान भी नहीं खिलाते रहना, इसीलिए फिर आपको थोड़ा घर से थोड़ी सी फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करके आनी है। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन 6 पर आ जाए जी। 6 में क्या मसला है? वो कहते हैं 6 में भी मसला है, इसमें तो मसला नहीं होना चाहिए। हाँ जी जी भाईजान। जी अच्छा जी, आज ये जरा मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, इसमें फिर जो आपके सवाल होंगे वो फिर आप पूछ लीजिएगा। कहता है वन वे इंजीनियरिंग जो है वो सॉक्स बना के बेचते हैं। कंपनी की ज्यादातर सॉक्स जो है वो यूएसए में बिकती हैं और अदर यूरोपियन कंट्रीज में। पहले क्वार्टर के एंड पे उनके पास ये डाटा है, इसका मतलब है ये अगले क्वार्टर के लिए सीवीपी कंडक्ट कर रहे होंगे। क्वार्टर 1 के डाटा दिया हुआ है, तो असल में सीवीपी क्वार्टर 1 का नहीं हो रहा होगा, अगले क्वार्टर के लिए हो रहा होगा। तो उसने आपको ये डाटा दिया, सेल प्राइस दी हुई है 40 रुपए पर यूनिट, तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम निकालो। जो पहली कंपलसरी चीज होती है वो दी हुई है, वॉल्यूम कितना होगा? 1132500 यूनिट्स का वॉल्यूम है।
ठीक है, 132500 का वॉल्यूम है, ठीक है। आगे ये मटेरियल वेरिएबल होता है फिक्स? वेजेस वेरिएबल होता है, वेजेस लेबर कॉस्ट को ही कहते हैं, सैलरीज नहीं कहा हुआ। वेरिएबल ओवरहेड्स, और ये खुद लिखा हुआ उसने, ये फिक्स है। तो ये सारी वेरिएबल कॉस्ट है। अगर मैं इसको वॉल्यूम पे डिवाइड करूं तो पर यूनिट आ सकती है, अलग-अलग को भी कर सकते हैं, ठीक है। आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तीन एसेंशियल चीजें हमारे पास हैं, सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और तीसरी कहता है द फैक्ट्री वाज वर्किंग एट, पहले क्वार्टर में फैक्ट्री 40% कैपेसिटी पे काम कर रही है। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट क्वांटिटी सोल्ड कुड बी डबल नेक्स्ट क्वार्टर इफ सेलिंग प्राइस वाज रिड्यूस्ड बाय, अगले क्वार्टर में आपकी क्वांटिटी सोल्ड डबल हो जाएगी अगर आप सेल प्राइस को क्या कर दें, 15% कम कर देना, तो आपकी क्वांटिटी सोल्ड कितनी हो जाएगी, डबल। आगे यानी जो आपकी सेल प्राइस 40 है उसको 15% कम करें तो कितनी होगी, 40 रुपए का 15% कम करें यानी 85% ले लें तो 34। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम, ठीक है, नो चेंज, इसका मतलब है वो वही रहेगी जो ऊपर थी। एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस की वजह से वो कहता है फिक्स कॉस्ट जो है वो कितने से बढ़ेगी, तो वो जो 8,48,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट है वो बढ़ के 15,000 बढ़ के कितने पे चली जाएगी, 8,63,000, ठीक है। आपसे कहता है मैनेजमेंट का प्रपोजल परखे कि प्राइस के कम होने से वॉल्यूम डबल, नेक्स्ट क्वार्टर में वॉल्यूम डबल होता है, तो इसको परखें। ये परखना जो है ये एक्चुअली इवैल्यूएट करने को डिसीजन मेकिंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, डिसीजन मेकिंग करने के दो तरीके हैं, या रेलेवेंट कॉस्टिंग की बेस पर डिसीजन मेकिंग होती है या प्रॉफिट निकाल के डिसीजन मेकिंग होती है। सीवीपी वो टॉपिक है जिसमें रेलेवेंट कॉस्टिंग अप्लाई नहीं होती अनलेस अनटिल वो खुद कह दे। इसमें रेलेवेंट कॉस्टिंग अप्लाई, इसीलिए आप इसमें डेप्रिसिएशन भी ले लेंगे पुराने एसेट्स की, सारा कुछ ले लेंगे, सारी कॉस्ट ले लेंगे, पुरानी वाली भी सारी लेंगे, ले रहा हूँ ना 8,48। इसमें रेलेवेंट कॉस्ट हम काउंट, इसीलिए यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करने का तरीका होता है कि पुरानी पोजीशन पे जो भी प्रॉफिट निकला हुआ है मार्जिनल कॉस्टिंग से, नई सिचुएशन में अगर उससे थोड़ा सा ज्यादा निकल आए तो ठीक है। एक तरीका ये है, और भी तरीके हैं। और भी तरीके क्या है कि आप ये प्राइस को बढ़ा के दोबारा क्वांटिटी निकाल ले सेम प्रॉफिट पे, तो आप देखें क्या क्वांटिटी डबल होती है कि नहीं होती, ये करके चेक कर लें। दूसरा तरीका है सेल क्वांटिटी निकाल ले टू अचीव द डिजायर्ड सेम प्रॉफिट। समझ आ रही है? लेकिन आसान तरीका होता है प्रॉफिट निकाल लो। सीवीपी के टॉपिक में अगर आपने डिसीजन मेकिंग करनी है तो आसान तरीका है प्रॉफिट निकालो, बाकी और कोई इसमें हिंट नहीं है। समझ आ रही है जनाब, आपको समझ आ गई है? दो तरीकों से फैसला होता है, या रेलेवेंट कॉस्टिंग से, या नहीं रेलेवेंट कॉस्टिंग करनी तो प्रॉफिट निकालो, पुराना प्रॉफिट देखो। और अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैंने सोल्यूशन में भी ऐसे ही किया होगा कि पुराना डेटा को चेंज करके ना, जो भी उसने कहा है, मैंने नया प्रॉफिट निकाला होगा मार्जिनल कॉस्टिंग से। अगर प्रॉफिट इससे ज्यादा आ गया ना तो मैं कहूंगा मैनेजमेंट का काम ठीक है, वो सही है। और अगर डबल क्वांटिटी करके देख लो बारे में है कि नहीं। इवैल्यूएट का मतलब ही होता है कि मैनेजमेंट की बात को माना जाए या आपने जाती तौर पे परखना है उसको। क्या कहते हैं, पता चल गया? ब्रेक इवन सेल वॉल्यूम का नहीं ना लगा सकते, क्योंकि जब भी कंपनी वॉल्यूम बढ़ाना चाह रही है तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, प्रॉफिट आएगा, है जी। ब्रेक इवन का नहीं लग सकता, डिजायर्ड प्रॉफिट वाला लग सकता है, क्योंकि ये प्रॉफिट था आपका पहले। ये क्या लिखा हुआ है कि क्या नाम है, ब्रेक इवन क्वांटिटी वुड बी डबल, उसने क्या क्वांटिटी सोल्ड, तो आप वो डिजायर्ड प्रॉफिट वाला लगा के वेरीफाई कर सकते हैं। यही रखेंगे फिर, हाँ जी, और हमारे पास कोई है नहीं। यानी आप ऐसे कर सकते हैं कि आप टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, 8,63,000, डिजायर्ड प्रॉफिट में 1,2, सेल प्राइस पर यूनिट रखेंगे 34, और वेरिएबल कॉस्ट मुझे नहीं पता आप कितनी है पर यूनिट, 24 है। तो अब आप देखेंगे यूनिट्स कितने आते हैं। अगर पहले वाले से डबल हो गए हैं तो आप कहेंगे ठीक है जनाब, ऐसे भी कर सकते हैं। ये एक्चुअली इसमें कोई पाबंदी नहीं है, मैथ है ना, प्रॉफिट इज वन वे। आपके दिमाग में अगर ये चल रहा था ये भी ठीक है,
समझ आ रही है? और उम्मीद है मुझे डबल से ऊपर चला जाना है इसमें, क्योंकि डिनोमिनेटर भी गिर रहा है। जी जनाब, अगला पॉइंट इसमें कोई और को मसला मसाइल? छठे में क्या मसला है बेटा? प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए, बेशक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिक्रीज हो। हाँ, हमें प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट से कर्ज है और टोटल कंट्रीब्यूशन से कर्ज है। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आपका उसमें था, सिर्फ लिमिटिंग फैक्टर में डिसीजन मेकिंग के लिए था, टोटल कंट्रीब्यूशन और टोटल प्रॉफिट। जी, टोटल कंट्रीब्यूशन और टोटल प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि जब आपका डेफिनेटली आप बेटा प्राइस कम करेंगे तो ऐसा हो सकता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़े। प्राइस कम हो रही है, वॉल्यूम डबल हो रहा है, तो अब आपकी दो चीजें जब चेंज हो रही है ना, तो आप पर यूनिट से तो फैसला ही नहीं कर सकते, क्योंकि दो फैक्टर चेंज हो रहे हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर मिसाल के तौर पर प्राइस कम हो रही हो और वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो, फिर तो मैं कह सकता हूँ ठीक है, पर यूनिट से भी बात हो सकती है। इधर प्राइस कम हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो अब आप सही राय कायम कर सकते हैं टोटल फिगर्स की बेस पर यूनिट फिगर से सही राय कायम नहीं हो सकती, क्योंकि दो फैक्टर चेंज हो रहे हैं। चलो आगे चले जी, और कोई बात? जल्दी पूछे, जल्दी, जो मसाइल है। नेक्स्ट, समझ आ रही है? चलो ठीक है। आगे कर लिया था आपने कि पढ़ दूं सारा? चलो आगे चले। आगे तो उसने बस चेंजेस बताई हुई अगले क्वार्टर के लिए। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आप जरा नोट्स पर आए एक दफा। आप एक दफा नोट्स पर आए प्लीज। अभी भी हम आगे कुछ नहीं पढ़ेंगे आज, अभी भी कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब पता नहीं जो घर से पढ़े उनको नजर आ रहा है कि नहीं। चलो, आपको ये जहां ये खत्म हो रहे होंगे, जरा नोट्स के आगे पर आए तो ये एग्जाम्पल नजर आ रही होंगी, बेसिक एग्जाम्पल। शायद ये बेसिक एग्जाम्पल नजर आ रही हो। ये कल भी मैं आपको दे सकता था, लेकिन वो कल हमने वो बात नहीं की थी कि मिसिंग डाटा, मिसिंग डाटा। तो ये तकरीबन कोई 10-11 एग्जाम्पल, एक मिनट में बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 10-11 एग्जाम्पल्स हैं। कितनी छोटी छोटी एग्जाम्पल है, 5-5 मिनट की भी नहीं है। तो ये 11 एग्जाम्पल्स घर से कल आपने करके लानी है। कल ये चेक होगी, जो ना करके आए वो छुट्टी कर ले, क्योंकि वो एग्जाम्पल ना किए बगैर नहीं करेंगे तो आगे आप नहीं चल सकते, फिर आपने खप जाना है। ये नोट्स में नहीं है? कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे क्या कहता है? और जिंदगी का पहला जुमा पढ़ना है तुमने, जिसने जुमा पढ़ना होता है। जी बताएं जी। हाँ करवा ले अभी। जी क्या ये समझ आ गई है? आज कुछ नहीं पढ़ाया, क्योंकि आपको एब्जॉर्ब करने का टाइम चाहिए। कितनी एग्जाम्पल करके आनी है ये? 11। ये 11 यहाँ तक, ये जहाँ एग्जाम्पल नीचे भी एक 11 लिखा हुआ गलती से, वो नहीं, ऊपर वाली बस। ये 11 एग्जाम्पल करके आनी है आपने घर से। एग्जाम्पल 5 में करेक्शन है जरा, एग्जाम्पल 5 में करेक्शन है बेटा, जरा देख ले। और जवानों 1 मिनट देख लो, बस से बाद में बंद करना। एग्जाम्पल 5 में करेक्शन है। ये बजटेड प्रोडक्शन और सेल 5000 यूनिट्स दी हुई है, शायद आपको नजर आ रही हो। ये एक्चुअली 10,000 है, नहीं तो वो माइनस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल आएगा। ये 10,000 यूनिट्स कर लो इसको। कितनी है बजटेड प्रोडक्शन और सेल? 10,000 यूनिट्स। ये 5,000 नहीं है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइनस में आ जाएगा। कल आप मुझे आके कहेंगे ये क्या पॉइंट है, वो एरर है, ये एरर है, ठीक है। 10,000 यूनिट्स है, वो कर लिए सबने। अब आज तो आवाजें आप लगा रहे, कल पता नहीं आप करके आते हैं कि नहीं। मैं खुद बता रहा हूँ आपको, फिर आगे समझ नहीं आनी, मैं नहीं, फिर मैं कोई जिम्मेदार नहीं। आज नहीं पढ़ाया जानबूझ के आगे कुछ, तो आपकी मेहरबानी।
अगर आपने ये चैप्टर करना है साथ, तो अब आपको आज काम करना पड़ेगा। चलो, वो फॉर्मूले पूरे नहीं हुए थे वैसे, एक फॉर्मूला रहता था, बताया नहीं आप लोगों ने। चलो लगे रहो। अब सेल प्राइस वाला फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं। चलो भी, चलो आवाज ना है बस। और तुम्हें मुझसे भी ज्यादा जल्दी है। शेरली, ये फॉर्मूले जो मैंने आज लिखे ना, ये भी ड्राइव पे रख देने हैं आपने, सीवीपी के, ठीक है, ताकि ये मोबाइल पे डाउनलोड कर ले। ये डॉक्यूमेंट्स में होंगे, नाम फाइल का नोट कर लो, सिंगल प्रोडक्ट सीवीपी, ठीक है। ये उस पर ड्राइव पे रख दीजिएगा। अच्छा, कल ये अपडेट हो जाएगी, तो कल आपने इसको, कल इसका अपडेटेड वर्जन फिर अपलोड, रोजाना चेंज होगे ना, पूछ लेना। चलो बस ठीक है। आज फिर काम आपको सिर्फ थोड़ा सा ही दिया है। कुछ कहेंगे थोड़ा है? कुछ नहीं होता, प्रोटीन खान दी, ठीक है नहीं है। आप बच्चे ना कभी खुश नहीं है।